जय हिंद साथियों, डिफेंस इंडिया न्यूज पर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, 74वें स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस स्पेशल मौके पर हम एक इंटरेक्शन करेंगे, जानेंगे हमारे देश की रक्षा सेवाओं की बारे में। और हमारे अतिथि है गौरव सैनिक कल्याण संस्थान। दिस टाइम ही इज वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ Gaurav Sainik Kalyan Sansthan. This is the organization of ex-servicemen. They are involved in social work, and the vision of this organization is to serve the humanity and bring that level of lifestyle. And also, sir have been a key speaker. He is a well-known face among different news channels, and he has got expertise in military affairs. So आज सर से इंटरेक्शन में हम जानेंगे डिफरेंट उन एस्पेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे जो हाल ही में रक्षा क्षेत्र की इम्पोर्टेंट अपडेट्स है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका डिफेंस इंडिया न्यूज पर। सर एक प्रश्न मैं आपसे और करना चाहूंगा कि आत्मनिर्भरता की परिभाषा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भरता की परिभाषा अभी क्यों, इस महामारी के दौरान ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हमने आत्मनिर्भरता की परिभाषा पे ज्यादा रिलाई किया, फिर से हाईलाइट किया। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये आत्मनिर्भरता की परिभाषा बहुत पहले से रही है। सर इस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल आदित्य जी, जो आपने बात कही कि आत्मनिर्भरता आज की नहीं है, जब से शायद ये प्रकृति उत्पन्न हुई होगी, जब से समाज और ये सब चीजें बनी हैं, तब से ये नेचुरल फेनोमेना है निर्भरता एंड आत्मनिर्भरता। अब उसके लेवल और फेजेज अलग अलग हैं। अब ज्यादातर मैं अब थोड़ा सा आपको डिफेंस लाइन से हट के इस पे बात करूं तो ज्यादातर इसकी उपयोगिता और ज्यादा पे जो ये लागू होता है वो रोजी रोजगार पे लागू इस चीज को। इस पे क्या हो रहा है कि एक हो सकता है ऐसा सोच आई हो या ऐसी सोच डेवलप एक अंतराल के बाद में होती रही हो कि एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर द गवर्नमेंट जॉब्स। अब सोचते हैं कि गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए और जो है हम उसी पे काम करें, हमें इतने टाइम तक नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें पेंशन मिलेगी। तो बात ये आ रही है कि जितने सारी हमारी रिक्वायरमेंट हैं, जितनी जॉब्स रिक्वायरमेंट हैं, जितने सारे हमारे इंफ्रा हैं, वो उन पे मिसमैचिंग में है, क्योंकि हमारे यहाँ एचआर ज्यादा है और यूथ की संख्या जो है आप समझेंगे तो 65 से 80 के बीच में आ रही है आगे के उसमें। तो कहने का मतलब है कि अब खाली काम ही करना किसी के लिए, तो कोई ना कोई जो किसी शब्द में यूज कर रहा हूं कि कोई ना कोई तो एम्प्लॉयर है ना। अब कोई ना कोई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर किसी भी लेवल का हो सकता है, छोटे से लेके बड़े लेवल तक। और वो एम्प्लॉयर वहां जाके जब आप काम करते हैं तो कहने का मतलब यह है कि आप वहां पे उस पर डिपेंड होते हैं। एक तरह से तो आपकी आत्मनिर्भरता यूं हो गई कि आपको फाइनेंस का मैटर हो गया, फाइनेंस मिलना चाहिए और लोगों ने सोच लिया कि हम आत्मनिर्भर हो गए। जबकि फाइनेंस आए कैसे, उसके तरीके क्या क्या हैं। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो उसको रिलेट किया गया कि आप अपना काम करिए। हम ये नहीं कह रहे कि जो नौकरी कर रहा है आत्मनिर्भर नहीं है। पढ़ाई के बाद में, एजुकेशन खत्म करने के बाद में जो कोई भी अर्निंग कर रहा है वो आत्मनिर्भर है, अपना और अपने परिवार का जो भरण पोषण कर रहा है। मैं एक छोटे यूनिट की बात कर रहा हूं, एक शुरुआती दौर की, कि क्या आत्मनिर्भरता होती है। आत्मनिर्भर तभी हो जाता है जब फाइनेंस आने लगता है और आने के बाद में वो अपने आप को लुक आफ्टर करता है, अपने रिलेटिव्स को करता है, अपने परिवार को करता है। और ये देखिए एक कैसी खूबसूरत सी बात है कि जब आप अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बना देते हैं, एक टाइम तक को चलता है, फिर अपने आप डिपेंडेंट हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है, आप भी अपनी लाइफ चलते होते हैं, तो रिवर्स यू टर्न फिर आता है, आप उस पर निर्भर होते हैं ओल्ड एज में। तो उसको कभी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि निर्भरता और आत्मनिर्भरता ये कभी भी, ये हमेशा एक दूसरे के पूरक रहेंगे। परिस्थितियां क्या है, वही जो मैंने पहले आपको बताया कि कहीं इसमें आर्म ट्विस्टिंग, ब्लैकमेलिंग, वो चीज जो बीच बीच में आ जाती है, जैसे एम्प्लॉयर को मतलब वो करते हैं जैसा समझ में आता है, और कुछ लोग बहुत अच्छे से लुक आफ्टर करते हैं, घर की तरह देखभाल करते हैं। तो वहां पे फिर सोचता है कि अगर यहां से जाएंगे तो आगे हम क्या करेंगे। तो वो जो फील है इनसिक्योरिटी का, उस फील को अगर आप खत्म कर ले जाते हैं और उसके आप ऑप्शंस ले लेते हैं कि आपने जो अभी तमाम गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है कि आपको नहीं मिला कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए ना, आप काम करिए, तो वो आत्मनिर्भरता जाके वहां पर रिलेट हो रही है। तो अभी गवर्नमेंट का जो मोटो आया है
तो मैं ये कह रहा हूं, ये तो एक पार्ट है कि डिफेंस का इतने से आइटम सिलेक्ट किए और बनाने की कैपेबिलिटी हमारे पास आ गई तो हम बनाने लग गए। इसी तरह से आप पेंडेमिक के टाइम में देखें, आपके आपके मास्क आते थे चाइना से, आपकी पीपी किट वहां से, अब हम बनाने लग गए। तो नीड पैदा हुई, उसको हमने सीखा, जरूरत समझी, और हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर उससे हम करने लग गए। तो क्या हुआ उससे फायदा कि पहले उसके कई गुना हम बाहर एक्सचेकर हमारा जाता था, पैसा जाता था, वो हमारा बचा, और उसके बाद में हमारे ही लोगों ने जब उसको बनाना शुरू किया तो रोजगार उतने लोगों को मिला, आत्मनिर्भर हुए। देखिए कितने लोग आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। ये कंट्री तब आत्मनिर्भर होता है जब एक छोटा सा मजदूर भी आत्मनिर्भर होता है, एक बिजनेसमैन जब आत्मनिर्भर होता है, और एक स्टूडेंट जब निकल करके पढ़ के अपने अपने एम अचीव कर लेता है और अर्निंग करने लगता है, वो सारा मिल करके एक कंट्री को आत्मनिर्भर बनाते हैं। अब डिफेंस की बात चूंकि हो रही है तो मैं ये कहूंगा कि एक सोल्जर को क्या चाहिए, अच्छी फूडिंग, अच्छी लॉजिंग, अच्छा उसका जो है अपना खुद का रख रखाव, जो उन विपरीत परिस्थितियों में उसको प्रोटेक्ट करे और उसको मल्टीप्लाई करे, उसके गुणों को, लड़ाई वाले गुणों को मल्टीप्लाई करे, और उसको अच्छे इक्विपमेंट चाहिए वर्ल्ड क्लास के। तो वर्ल्ड क्लास में क्या है, अगर हम देखिए यहां की लोकल लड़ाई हो तो क्या कट्टे बंदूक से भी हो जाती है, जब आप नेशनल लेवल पे आते हैं तो आपको वर्ल्ड लेवल पे जाना पड़ता है, किसके पास किस लेवल की, किस रेंज की, किस जनरेशन के इक्विपमेंट है, तो फिर हम उस पे जाते हैं। तो चूंकि वो चीज तुरंत में नहीं होती हमारे पास, तो हम उसको खरीदते हैं। हम घर में भी यही चीज करते हैं। आप देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं, चाहे जिस लेवल पे लगाएं, ये उस लेवल पे बात चलती है। अब डिफेंस की बात है तो निश्चित तौर पे आप जो है यहाँ पे देसी बंदूकों से लड़ पाएंगे। अगर एक मॉडर्न जो है राइफल आ गई है, जिसमें सारी टेक्नोलॉजी है, वो आपको एक्सेस कर रहा है, तो इस पे तो रीच और आपकी क्या बोलते हैं, ये जरूरी बात है, जिसमें इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस का अभी तक वर्ल्ड में मुकाबला यूं नहीं है कि उनके हौसले और मनोबल की बराबरी कोई सेना कर नहीं पाई आज तक। यहाँ का खून और यहाँ के रग रग में लोगों का इतना वो भरा हुआ है, ये एक प्लस पॉइंट है। ये भारत माता के लिए यहाँ का जो जज्बा है, यहाँ के जवानों का, यहाँ के अफसर्स का, और यहाँ के बाकी लोगों का, कि अपने अपने काम में इतने कटिबद्ध होते हैं, और ये तो फिर बलिदान की ही नौकरी है। इसमें तो बलिदान का, जान का ही सौदा होता है अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए। तो उस चीज को हम कैसे उसको और स्ट्रांग बना ले जाएं, बाहर से खरीद करके या खुद बना करके। खुद बनाएंगे बहुत अच्छी बात, हम डिपेंड नहीं रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा रहेगा, जब चाहेंगे बना के तुरंत पहुंचा देंगे। तो ये चीजें हमेशा मायने रखती हैं और हमेशा मायने इनका रहेगा। निर्भरता से आत्मनिर्भरता कभी खत्म नहीं होगी, निर्भरता से आत्मनिर्भरता बनेगी। बट ये है कि आपको उसके लिए उस हिसाब से अपना विजन रखना पड़ेगा, अपना कमिटमेंट रखना पड़ेगा, अपनी स्ट्रांग विल पावर रखनी पड़ेगी, और उन चीजों को लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं एक कोट कहता हूं, हिटलर का है कि दोज हु एम एट द स्टार्स जनरली शॉट हायर देन हेड्स। ये वेल एक्सप्लेन्ड है कि जब आपका एम अच्छा करने का होता है और उस पर आप काम कर रहे होते हैं, खाली एम नहीं है कि आपने एम ऊंचा कर लिया और काम उस पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका एम भी ऊंचा है, उस पर आप काम कर रहे होते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि वो चीज बेशक आपकी मेहनत से किसी किन्हीं कमियों से ना हो पा रही हो, बट उससे बेटर चीज कुछ ना कुछ तो निकल के आएगी ही आएगी, उसको फिर सुधार लिया जाएगा। बहुत ही सर पॉजिटिव अप्रोच आपने बताया निर्भरता और आत्मनिर्भरता को लेकर के, और बिल्कुल दोनों ही कनेक्टेड हैं, और बहुत ही अच्छे से मतलब आपने इसे एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये डेफिनेशन जो निर्भरता और आत्मनिर्भरता की बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड सर, अगला मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। आज हमारे देश के लिए बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, और इस स्पेशल ओकेजन में जो लड़ाई का एक जड़ थी, जहाँ पे पैंगोंग त्सू में भी हमने आज़ादी का जश्न आज मनाया है, तिरंगा लहराकर वहाँ पे हमने आज़ादी का जश्न मनाया है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारत ने चीन को इस स्पेशल ओकेजन पर किस तरीके का संदेश दिया है, और क्या इसका इम्पैक्ट फर्दर होगा? आदित्य जी, मैं आपको बताऊं कि जो सैनिक अपने बॉर्डर पे होते हैं, चौकियों पर होते हैं, वहाँ जश्न मनता है, हमेशा जश्न का माहौल रहता है। और हमारा स्वतंत्रता दिवस है तो हमें पूरा हक है अपना झंडा अपनी जमीन पे, अपनी सरजमी पे लहराने का, उसको सल्यूट करने का और सेलिब्रेट करने का। अब ये चाइना का काम है कि क्या सोचता है, इसको हम चाइना पे छोड़ देते हैं। और चाइना तो पिछले 2-3 महीनों से सोच रहा है, इवन सालों से सोचता है सिर्फ कि हम क्या हैं, और इसका आकलन वो लगाता रहता है, तो उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जी सर।
सर एक प्रश्न मैं और पूछना चाहूँगा कि इतने सारे स्किर्मिशेस जो अभी तक होते आए हैं, हमारे 20 जवानों की शहादत भी हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वहाँ पे जाना और एक वास्तविकता में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम था उनके द्वारा जो लिया गया और उससे काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी आए। तो सर आगे की कंडीशंस क्या है? क्या इस तरीके की स्किर्मिशेस फर्दर भी होती रहेंगी या फिर एक कंक्लूजन पे हम पहुँचेंगे? आदित्य जी देखिए, अगर ये चीज़ें पहले के लोगों ने सोची होती, पहले की जो हमारे लीडरशिप रही है, तो कभी भी कोई मुद्दा जो है वो ढुलमुल नहीं रखा जाता है, उसको किसी न किसी इच्छा शक्ति से सुलझाया जाता है। और विडंबना यह रही है कि चाइना के साथ हम एलएसी के चक्कर में फंसे रहे। उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अगर देसी भाषा में बोलें कब्जा। तो कोर्ट में जब बात जाती है तो अभी भी कोर्ट कहता है कब्जा किसका है, क्योंकि डिफाइन नहीं हुई, मैकमोहन मानी नहीं उन्होंने। और अनाप शनाप उस टाइम पे जो सिचुएशन जैसी रही, जो भी रहा हो, ज्यादा उस पर मैं नहीं कहना चाहूंगा। उन्होंने सोच समझ के तो खैर अच्छा ही किया होगा, लेकिन जैसे उसके रिजल्ट्स आए उस पर मैं जरूर उसकी व्याख्या करना चाहूंगा और अपने आलोचना और समालोचना भी करने का मेरा हक है पूरा। तो उसमें ऐसा हुआ कि जहां पर जो चीज हुई, जहां बैठा है बैठ गया। अच्छा, ये कोई सिंपल सीधी प्लेन की सड़क नहीं है कि एक लाइन खींच दी, एक नदी चली गई, उधर आप हो गए इधर हम हो गए। ये बहुत बड़े हिमालयन रेंज है, ये खाइयां हैं, नदियां हैं, नाले हैं कि आप सोच सकते हैं यहां से दिखेगा वो दिख रही पहाड़ी, लेकिन वो पता नहीं कितने मीलों पे, कोसों पे वो दिखती है। और उसको एक तरह से मान लिया कि जहां तक, जहां आप हैं और जहां हम हैं, अच्छा बीच का जो इलाका है बच रहा है, यहाँ है, वहां वहां बैठे तो जो बीच का इलाका बना भाई, ना वहां इधर आ पाएंगे ना हम जाएंगे। ये ग्राउंड की बात है। अब इसका फायदा क्या हो रहा है भाई, कहीं कहीं पे आपको एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। अब आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि वो क्या करता रहा। उसकी नीति हमेशा साम्राज्यवादी रही, हम लोग हमेशा मॉडरेट रहे। एक कल्चर हमारी शुरू की कल्चर रही, जब से ये मतलब इसका इंडिया का या भारत देश का जब से ये आया होगा, तब से ही यहाँ के कल्चर में यहाँ की किसी को डिस्टर्ब मत करिए, सबके साथ मिलजुल करके रहिए। और ये अलग से पता नहीं चीज कहां से आई कि इतना सारा, जहां कुछ लेना नहीं देना नहीं, वहां आप क्या करते हैं कि आप फालतू की चीजों में अपनी सेनाएं भेज देते हैं, अपने हमेशा को अपनी रीच बनाने के लिए कि यहां से हम इस पे ज्यादा ठीक ठाक पोजीशन पर रहेंगे। हमेशा देखिए हाइट्स और इक्विपमेंट ये बहुत मायने रखते हैं लड़ाई पे। इस चीज का आप लोग, मतलब जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि कहीं भी, इवन घर में भी अगर देखें तो दुश्मन की देख में अगर आप हैं या आपकी देख में दुश्मन है, तो आप आधा आधा भारी हैं उस पर। आपकी गतिविधियां अगर मॉनिटर हो रही, वो नीचे है तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ा ज्यादा उस पर ध्यान देना पड़ेगा या मेहनत करनी पड़ेगी। ये कुछ प्लस माइनस है। और इन्हीं चीजों को गेन करने के लिए फौजें हमेशा अपना अपना रुख रखती हैं या बनाती हैं उस चीज को। भाई रीच अभी क्यों बन रही, जो पिछले 70 साल में नहीं बनी, अब बन रही रोड्स वहां तक, और उसने वो चीज पहले से कर लिया। पहले से उस पर तो हमने रोका नहीं। ये तो जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी और आपके रक्षा मंत्री वहां विजिट करने गए थे, उन्होंने एक एक जगह खुद जाके देखी थी, तब जाके कहा कि तो बहुत बहुत डिस्परेट नीड है ये कि हमारे जो रक्षा संसाधन, देखिए संसाधन का बहुत महत्व होता है लड़ाई में। स्पीड कैसे बनेगी और कितनी जल्दी जल्दी आप वहां पहुंच जाएंगे, इसका एक बहुत स्पीड का महत्व है। और आप कितनी जल्दी वहां पहुंच के अपनी कार्रवाई शुरू कर लेते हैं या उस पर एक्शन में आ जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो आपने जो कहा कि इस कंडीशन जो चल रही हैं, जैसे डोकलाम हुआ पीछे, या पीछे पीछे की जब जो जो चीजें हुई, तो कहने का मतलब ये उनकी आदत में है, उनकी आदत में। अब हमें क्या करना चाहिए था कि इतनी 4000, लगभग 4000 किलोमीटर, 3000 समथिंग उसकी पूरी वो है लंबाई है जो बॉर्डर्स की, तो उसमें हमेशा क्या होता है कि वो तो कुछ ना कुछ करता रहता है। अब इतनी मॉनिटरिंग इतनी माइक्रो लेवल पर नहीं हो सकती कि आप थोड़ा गए फिर बैठ गए, फिर 2 किलोमीटर चले गए, नोटिस में आया, फ्लैग मीटिंग हुई, अच्छा चले जाएंगे। अब आप कितना पीछे गए भाई, यही एक काम थोड़ा है कि आपको हम 1 इंच गए कि 2 फीट गए। जैसा भी गलवान में आप लोग अभी ज्यादा मीडिया आ रहा है इस पे, तो वो चीजें सोच समझ रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ऐसा आप क्यों करते हैं, जब एक चीज डिसाइडेड है, एक जेनिटल नेशन की तरह आपको बिहेव करना चाहिए। एक जो बिरादरी है विश्व की, एक अच्छे देशों, आप सुपर पावर हैं, इकोनॉमिकल पावर हैं, तो टुच्चेपन की हरकतें क्यों करते हैं आप?
ऐसा नहीं करना चाहिए। और इंडिया का कहने का मतलब है, इंडिया का अच्छा राइट है कि अगर उसकी जमीन में कोई घुसा है तो उसको हटाने का हक है, उसको अटैक करने का हक है, ये पूरा है। लेकिन फिर भी शालीनता होती है कि वार जो है डिस्ट्रक्शन हिलाते हैं, काफी इसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। ये तो 10-5 दिन 15 दिन महीने भर का होता है, उसके बाद में सारी चीजें फिर दोबारा संभालनी पड़ती हैं। तो खैर उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। देश की सुरक्षा जहां तक है वहां हम इन चीजों पर नहीं जाते हैं कि हम क्या करेंगे बाद में या क्या नहीं करेंगे, वो बाद की बात हो, तो सोचा ही नहीं जाता है। लेकिन कहने का मतलब है कि जिस देश की मिलिट्री स्ट्रांग होती है, जिस देश में पावरफुल उसकी आर्मर्ड फोर्सेज हैं, उसकी डिप्लोमेसी भी मजबूत मानी जाती है, वो करवा लेता है। अब हम बताएं आपको, जितने ये नखरे दिखा रहे हैं कि आज जाएंगे कल जाएंगे, तमाम बार फ्लैग मीटिंग्स हो रही, सारा कुछ हो रहा है। अगर हम कहीं 4000 किलोमीटर की जगह पे किलो 2 किलोमीटर, क्या ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम नहीं घुस सकते थे? हम भी घुस के बैठ जाते हैं। अब हम अगर उस चीज को लेते हैं, ये मेरा अपना अपना व्यू है कि ऐसा करना चाहिए हमेशा। आप तब मतलब बराबरी की बातचीत पे टेबल पे आते हैं। हमेशा जब आप रिसीविंग एंड में रहेंगे तो कोई तवज्जो मिलती नहीं है। आप करते रहिए पंचायत, कोर्ट में जाते रहिए, कब्जा है, कोर्ट भी कराए, कब्जा है उनका, जब कोर्ट डिसाइड करेगा तो होगा। अब कहने का मतलब यह है कि ऐसी परिस्थितियों के लिए आपको भी कुछ काउंटर इस तरह की चीजें करके रखनी चाहिए कि आप घुसोगे तो हम भी घुसेंगे, आप हट जाइए। तो ऐसा कुछ मैसेज भी जाना चाहिए इसके साथ में। और ये जो बीच में आपने एक चीज देखी होगी, ये कि हम हथियार नहीं यूज करेंगे। हम लोग हैरान थे कि यार ऐसी चीज कैसे होती है, गलियों में पड़ोस में ऐसा नहीं होता। और 2 बड़े देशों की सेनाएं, वर्ल्ड क्लास की सेनाएं, वो पेट्रोलिंग करती हैं तो उनको धक्का मारते हैं, उनको धक्का मारते हैं, तुम या इधर क्यों आ गया, तुम उधर हटो। ये एक हंसी के पात्र बनने की बात है। पता नहीं इस चीज को लोगों ने सीरियसली लिया क्यों नहीं। चाहे चाइना हो चाहे हम हो, हम नहीं कह रहे कि अपनी बात हम कर रहे हैं। ये कौन सा मजाक है, ये कौन सा तरीका है? बच्चे आज के देख रहे हैं अगर तो हंसते हैं वो, अरे ये फौजें हैं क्या? जहां आप राफेल की बात कर रहे होते हैं, जहां आप S-400 की बात कर रहे होते हैं कि लड़ाइयां फौज की ऐसे होती हैं, और फौज धक्के मुक्के के लिए नहीं होती। फौज चाहे आपकी इंटरनल सिक्योरिटी में लगे तो समझाने के लिए नहीं होती। समझाने का काम पैरामिलिट्री फोर्सेज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हैंडओवर कर दिया तो फौज का काम फौज के तरीके से ही होगा, चाहे उसके कोई भी रिजल्ट हो। तो कहने का मतलब यह है कि इन चीजों को, ये जो चीजें करी गई 93 में, ये हुआ कि नहीं आप भी नहीं कुछ करेंगे, हम भी झगड़े तो होंगे, आप घुसेंगे भी, फ्लैग मीटिंग भी करेंगे, उसका कौन मॉनिटर? मैं कह रहा हूं चैलेंज के साथ में कि आज तक जो पीछे की फ्लैग मीटिंग्स में चाइना घुसा और कितना गया, तो कितना गया? 8 किलोमीटर आया, 2-3 किलोमीटर चला गया, शांत हो गया। पब्लिक को क्या पड़ी हुई है? फिर आप जो बता रहे हैं, मीडिया जो बता रहा है वही तो आ रहा है सामने। चलो ठीक, मामला शांत हो गया, अरे चलो क्या फर्क पड़ता है। अब अगर कोई ये कह दे कि वहां बैरन लैंड है, अरे वहां तो ऐसे ही है, ऐसे नहीं होता है। कुछ भी है वो हमारा है, हमारी 1 इंच जमीन हमारी जान से बढ़ के है, और उसको हम कभी छोड़ नहीं सकते किसी कीमत पे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो।